हे एवरीवन, दिस इज पूनम कश्यप। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर दृष्टि करंट अफेयर मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं एंड जो कि आपके स्टडी में काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। घरेलू हिंसा को लेकर कानून। घरेलू हिंसा की समस्या को मूल रूप से वैश्विक स्तर पर 90 के दशक में चिन्हित किया गया। 1993 में बयाना में हुए मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकार सार्वभौमिक मानव अधिकारों के अभिन्न और अभाज्य अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1993 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की उन्मूलन पर घोषणा की। यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, जो कई अन्य समानांतर प्रतिक्रियाओं का आधार बन गया। 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर घोषणा पत्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को परिभाषित किया गया तथा इसके परिणाम स्वरूप 1994 में मानव अधिकार आयोग ने एक संकल्प अपनाया, जिसके तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक विशेष प्रतिवेदन नियुक्त किया गया। बीजिंग में महिलाओं पर हुए चौथे विश्व सम्मेलन 1995 में इसके 12 रणनीतिक उद्देश्यों में से एक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करना और सरकारों, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठनों द्वारा उठाए जाने वाले ठोस कार्यों को सूचीबद्ध करना शामिल किया गया। यद्यपि 1979 में हुए महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन सम्मेलन CEDAW में लिंग आधारित हिंसा का विशेष रूप से उल्लेखन नहीं किया गया था, जिसके बाद में 1992 में अपनाया गया। इसके तहत कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा लैंगिक भेदभाव का एक रूप है, जो एक महिलाओं की पुरुषों के साथ समानता के आधार पर अधिकारों और स्वतंत्रता को बाधित करता है। घरेलू हिंसा विधायन और इसके कार्यान्वयन आसियान देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अच्छे आचरणों पर आधारित विश्लेषण नामक दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय मानकों, विशेष रूप से CEDAW और UDHR के संदर्भ में आसियानो देशों में घरेलू हिंसा कानून का विश्लेषण करता है। भारत में कानून। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ मूलतः 3 कानून है। पहला और महत्वपूर्ण कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसके बारे में पहले भी लेख में चर्चा की गई है। यह अधिनियम घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है तथा इसके उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। यहाँ ध्यातव्य है कि यह एक सिविल कानून है जो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का दावा करता है। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा के अभियुक्त को सजा देना नहीं है। यह कानून पीड़ित के वित्तीय मुआवजा और उसके साझा घर में रहने के अधिकारों का भी संरक्षण करता है। घरेलू हिंसा के खिलाफ दूसरा कानून दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498(1), जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 वर्ष की कैद अथवा जुर्माना या दोनों यदि वे लड़की के स्त्री धन को उसे सौंपने से मना करते हैं। यदि किसी लड़की के विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थिति में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत पहले उसे दहेज के लिए उत्पादित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304(b) के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष के से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 498(a) है। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि किसी महिला के पति या रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करते हैं तो उन्हें कारावास की सजा दी जाएगी, जो 3 साल तक बढ़ सकती है, और वे जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होंगे। यहाँ क्रूरता से तात्पर्य किसी भी ऐसे आचरण से है जो इस तरह की प्रकृति का हो कि जिसे महिलाओं की आत्महत्या करने या महिलाओं के जीवन अंग या स्वास्थ्य, चाहे मानसिक या शारीरिक, को गंभीर चोट या खतरा उत्पन्न हो, तथा दहेज संबंधी किसी मांग से संबंधित उत्पीड़न से हो। हालांकि कुछ दिन पहले इस कानून के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में व्यापक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। निष्कर्ष।
घरेलू हिंसा के विभिन्न स्वरूपों, कारणों तथा उससे संबंधित कानूनों को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि यह मूल रूप से एक सामाजिक और संस्थागत समस्या है, जिसके समाधान भी संस्थागत तरीके से निकालने होंगे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर बने तमाम कानूनों और वैश्विक सम्मेलनों के बावजूद अगर आज भी विश्व की 1/3 महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार हैं, तो इसका सीधा तात्पर्य है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कानून के कार्यान्वयन का अनुपात अंततः कम है। चूंकि घरेलू हिंसा की जड़ें परिवार, समाज, मूल्यों में व्याप्त हैं, इसलिए इसका बुनियादी समाधान भी परिवार, समाज तथा मूल्यों के स्तर पर खोजना होगा। चूंकि इस समस्या में शोषण पुरुष है, इसलिए उनसे समाधान खोजना हमेशा की तरह एक आदर्शवादी समाधान निकलना ही है। हाँ, उससे उम्मीद रखी जा सकती है कि वे ऐसे आपराधिक कृत्यों के प्रति अपना पुरातनपंथी रवैया त्यागें तथा घर की स्त्री पत्नी को दासी की बजाय बराबर की सहयोगी समझें। स्त्रियों को चाहिए कि वे पुरुषों की बनाई सांस्कृतिक आधिपत्य की जकड़न को समझें और वो किसी प्रकार की हिंसा के खिलाफ मुखर हों। ऐसी घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, पुलिस के में शिकायत दर्ज कराएं तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबर एवं एनजीओ से सहयोग लें और मजबूरी से कानून के जरिए अपराधियों को सजा दिलाएं। स्त्रियों को यह भावना मन से निकालनी होगी, पुरुषों को अपनी पत्नी को पीटने का अधिकार है, उन्हें अपने अस्तित्व के महत्व को समझना होगा, तभी ये वे ठोस तरीके से इनके खिलाफ मुखर हो पाएंगी। दूसरी बात, जो विवाह पश्चात अलगाव की भावना है, उसे बचने के लिए महिलाओं को चाहिए कि वह आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो। इसके लिए शिक्षा सहित विभिन्न प्रकार की कौशल दक्ष होने की आवश्यकता है, जिससे उनमें आत्मसम्मान की गरिमा का विकास हो। महिलाओं में घरेलू हिंसा को लेकर कानूनी प्रक्रिया के प्रति भरोसा जगाना चाहिए। कानून के स्तर पर महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों में सजा को और सख्त कर ऐसा किया जा सकता है। हर पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा जैसे मामलों के लिए एक स्पेशल महिला विंग भी बनाया जा सकता है, जिसकी स्टाफ अनिवार्य रूप से महिला हो। इसके लिए नुक्कड़ नाटकों तथा टीवी विज्ञापन आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को मुक्त कानूनी प्रक्रिया की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा व्यवहारिक बलात्कार जैसे मामलों को बलात्कार की सामान्य धाराओं के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। यह घरेलू यौन हिंसा की एक बड़ी वजह है। निश्चित ही इसके कार्यान्वयन में समस्या आएंगी, कुछ गलत इस्तेमाल के भी प्रयास होंगे, लेकिन उनमें समाधान भी कानूनी प्रक्रिया से ही निकाले जा सकते हैं। कानून के दुरुपयोग से डर से एक बड़ी आबादी को लगातार हिंसा के साए में रखना भी सही नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर घरेलू हिंसा एक बहुस्तरीय समस्या है और व्यक्तिगत, सामाजिक, कानूनी, सांस्कृतिक और बहुस्तरीय समाधानों से ही इसका समग्र हल निकाला जा सकता है। न्यायिक अवमानना समग्र विश्लेषण। न्यायिक अवमानना। हालिया संदर्भ, कुछ दिनों पहले प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण को न्यायिक अवमानना का दोषी पाया गया। संबंधित प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 129, 215, संसद द्वारा पारित न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971। विपक्ष के तर्क। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध न्यायालय का व्यापक विवेकाधीन अधिकार। पक्ष के तर्क। न्यायालय का सम्मान बनाए रखने हेतु जरूरी पर्याप्त कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसे सरल भाषा में समझा जाए तो देश के किसी भी नागरिक को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात कहने व अपने विचार रखने का अधिकार दिया गया है। हालांकि सामान्य समझ व संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 19(2) में ऐसे युक्त निर्बंधन बताए गए हैं जिसके आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। इन निबंधनों में भारत की प्रभुत्व और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित अथवा न्यायिक अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इन सभी निबंधनों की तार्किकता निरंतर सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनी रहती है। इसी में शामिल न्यायिक अवमानना का आधार भी सही गलत की कसौटी पर लगातार परखा जाता है रहता है। ध्यातव्य है कि न्यायिक अवमाननाओं के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित की ही जा रही सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी न्यायिक अवमानना का दोषी पाए जाने पर दंडित किया जा सकता है। इस आधार पर अनेक बार लोगों को दंडित किया भी गया है।
हाल ही में ख्यात वकील प्रशांत भूषण द्वारा किए गए कुछ ट्वीट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें न्यायिक अवमानना का दोषी पाया था। साथ ही एक प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन द्वारा किए गए कुछ ट्वीट के पश्चात भारत के महान न्यायवादी ने उस पर न्यायिक अवमानना के तहत मुकदमा चलाए जाने की सम्मति दी। इसके बाद देश भर में न्यायिक अवमानना पर दंड दिए जाने की व्यवस्था को लेकर पुनः बहस छिड़ गई। प्रस्तुत लेख में हम भारत की न्यायिक अवमानना की धारणा पर व इससे जुड़े प्रावधानों को विस्तार में समझते हुए इसके पक्ष विपक्ष दिए जा रहे तर्कों का समग्र विश्लेषण करेंगे। क्या है न्यायिक अवमानना? 1742 में प्रसिद्ध ब्रिटिश वकील लॉर्ड हार्डविक एल.सी. द्वारा न्यायिक अवमानना की परिभाषा 3 ऐसे प्रकार के कार्यों के रूप में दी गई जिनको न्यायिक अवमानना की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनके अनुसार अवमानना का पहला प्रकार न्यायालय को ही कलंकित करने का है। इसी प्रकार न्यायालय की अवमानना उन पक्षों को अपमानित करने से भी की जा सकती है जो वहां सुने जा रहे मामलों से संबंधित है। मामला सुने जाने से पहले मामले के पक्षकारों के विरुद्ध पूर्वाग्रह निर्मित करने का प्रयास भी अवमानना है। सरल शब्दों में समझे तो न्यायालय की अवमानना का तात्पर्य किसी न्यायालय की गरिमा या प्राधिकरण का अनादर करना है। इसका उद्देश्य उस स्थिति में जब न्याय के प्रशासन में जनता का विश्वास कम करने या समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, जनता के हितों की रक्षा करना है। न्यायिक अवमानना संबंधित प्रावधान। भारत में न्यायिक अवमानना पर दंड देने की सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की शक्ति का मूल स्रोत संविधान ही है। संविधान इन्हें अभिलेख न्याय का दर्जा देता है। साथ ही यही से अवमानना को दंडित करने की न्यायालयों की शक्ति सृजित होती है। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा व उसे स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत यही शक्ति उच्च न्यायालय को भी दी है। इसके अतिरिक्त जैसे कि पहले भी चर्चा की गई है कि अनुच्छेद 19(1) नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, परंतु यह अधिकार असीमित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 19(2) में उस पर न्यायिक अवमानना रूपी युक्त निर्बंधन लागू किया गया है। अर्थात न्यायिक अवमानना की स्थिति में नागरिकों का अभिव्यक्ति का अधिकार सीमित किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय को उसकी अवमानना पर दंड देने और उसकी जांच करवाने की शक्ति दी गई है। इस शक्तियों के अंतर्गत 1971 में संसद द्वारा पारित किया गया न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 न्यायालय की अवमानना के संबंध में विस्तृत प्रावधान करता है। इस कानून के अस्तित्व में आने से पहले यह महसूस किया गया था कि अवमानना से संबंधित मौजूद कानून अपरिभाषित और असंतोषजनक है, और चूंकि न्यायालय की अवमानना नागरिक के दो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार व वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ती है, इसलिए इस विषय पर गहन चर्चा और विमर्श के पश्चात एक स्पष्ट कानून की आवश्यकता थी। इन चर्चाओं के बाद ही 1971 का कानून अस्तित्व में आया। अधिनियम की धारा 2 में न्यायालय की अवमानना को परिभाषित किया गया है। न्यायालय की अवमानना को सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना की श्रेणी में विभाजित करते हुए परिभाषित किया गया है। सिविल अवमानना के अंतर्गत न्यायालय के किसी आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना शामिल है, जबकि आपराधिक अवमानना के अंतर्गत न्यायालय को कलंकित करना, किसी न्यायिक कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह निर्मित करना और किसी भी प्रकार के न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करना शामिल है। न्यायालय को कलंकित करना व्यापक रूप से ऐसे कथनों व प्रकाशनों को संदर्भित करना है जिसमें प्रभावस्वरूप न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम होने की आशंका होती है। अवमानना का दोषी पाए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुरूप 6 माह तक का सामान्य कारावास व 2000 तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 14 व 15 अवमानना के मामले में न्यायालय प्रक्रिया के से संबंधित है। धारा 14 के
अंतर्गत प्रावधान है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति अपनी उपस्थिति में या उसके सुनने और अवमानना को दोषी है, तो न्यायालय स्वतः ही संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकेगा। धारा 15 का संबंध अवमानना के उन मामलों से है जो धारा 14 के वर्णित दशाओं से इतर हैं। इन मामलों में महाधिवक्ता की सहमति से कार्यवाही की जा सकती है। अधिनियम की धारा 16 न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली अवमानना से संबंधित है। ध्यातव्य है कि न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग में न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जाएगी और न ही किसी मामले की सुनवाई और निपटारे के बाद न्यायिक व्यवस्था की खूबियों व कमियों पर निष्पक्ष आलोचना को अवमानना के दायरे में रखा जाएगा। न्यायिक अवमानना विपक्ष के तर्क। न्यायिक अवमानना का कानून भारत या किसी भी उदार लोकतांत्रिक देश में चिंताएं उत्पन्न करता है। यह कानून भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में विरोध में प्रतीत होता है, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यात करती है। सामान्य कानून को दुरुपयोग कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने में के आरोप कार्यपालिका पर ही लगते हैं, परंतु न्यायिक अवमानना में मामलों में न्यायालय ही एक ऐसा करते हुए प्रतीत होता है। सर्वोच्च न्यायालय के ही पूर्व न्यायाधीश V.R. कृष्ण अय्यर ने अवमानना के कानून को एक अस्पष्ट और भटकते हुए क्षेत्राधिकार वाला कानून बताया था, जिनकी अनिश्चित सीमाएं हैं। इसलिए अवमानना कानून सार्वजनिक हित की परवाह किए बिना अनजाने में नागरिक अधिकारों का दमन करता है। इनके अलावा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि भारत में आपराधिक अवमानना का दायरा बहुत व्यापक है और इसलिए इस आधार पर कि किसी भी मुकदमा चलाया जाना आसान है। सिविल अवमानना पर दंड दिया जाना जायज़ ठहराया भी जा सकता है, परंतु आपराधिक अवमानना पर दंड करना वास्तविक में चिंताजनक प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि 1971 के न्यायिक अवमानना कानून की धारा 2C1 में न्यायालय को कलंकित करने या कलंकित करता हुआ प्रतीत होने तथा उसके प्राधिकार पर अवनत करने या ऐसा करते हुए प्रतीत होने को भी अवमानना के दायरे में रखा गया है। इतना व्यापक क्षेत्राधिकार किसी भी संस्था को देने अनुचित है, चाहे वह न्यायपालिका ही क्यों न हो। इसके अलावा इस मामले में न्यायालय को दी गई स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियाँ इसके दुरुपयोग को खतरे को और बढ़ा देती हैं। साथ ही न्यायिक अवमानना का औचित्य सिद्ध करने के लिए बार बार न्यायपालिका में लोगों के भरोसे की बात की जाती है, परंतु लोगों के भरोसे के नाम पर न्यायालय की स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति का निरंतर और अपरिचित उपयोग खतरनाक साबित हो सकता है। इससे यह संकेत जा सकता है कि न्यायालय अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणी बिल्कुल नहीं सुनेगी, चाहे उसकी कार्यप्रणाली कितनी ही समस्याजनक क्यों न हो। हालांकि 2006 में अधिनियम में संशोधन करते हुए सत्य को वैध सफाई के रूप में पेश किए जाने पर अनुमति दी गई थी, वह भी केवल सादृश्यता की स्थिति में। परंतु यह भी देखा गया है कि अवमानना के मामलों में सत्य के पक्ष पर न्यायालय द्वारा कम ही ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दुनिया के अधिकांश देशों में अवमानना के कानून या तो खत्म किए जा चुके हैं या निष्प्रभावी किए जा चुके हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो इंग्लैंड में 2013 में ही न्यायालय को कलंकित करने के अपराध को समाप्त दिया गया है। वहीं कनाडा में अवमानना पर कार्रवाई तब ही की जाएगी जब प्रशासन पर कोई वास्तविक ठोस या आसन्न खतरा हो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी न्यायालय सामान्यतः न्यायाधीशों और न्यायिक मामलों पर की गई टिप्पणी के मामले में अवमानना कानून का उपयोग नहीं करते हैं। न्यायिक अवमानना पक्ष के तर्क। 2018 में विधि आयोग ने अपनी 274वीं रिपोर्ट के न्यायिक अवमानना की यथावत बनाए रखने की वकालत की। इसके अंतर्गत अन्य विधि विशेषज्ञों भी व्यापक जनहित के उद्देश्य इस कानून को प्रवर्तित रखने की बात करते हैं। इसके पक्ष में पहला तर्क यह दिया जाता है कि विधि का शासन संविधान का एक आधारभूत लक्षण है। वहीं विधि के शासन का
अभिरक्षक न्यायपालिका को माना गया है। इस भूमिका के निर्वहन हेतु न्यायपालिका न्याय का सटीक प्रशासन करती रही, इसलिए इसे अपने प्राधिकार को अवनत करने वाले अथवा इसके संस्थान की बदनामी करने वाले कृत्यों को दंडित करने की सजा दी गई है। अवमानना संबंधित कानून के माध्यम से लोगों की नज़रों में न्यायपालिका के प्रति सम्मान सुनिश्चित किया जाता है। 1997 के एक मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि न्यायालय के किसी आदेश की अवज्ञा विधि के शासन का भी उल्लंघन माना जाएगा। चूंकि न्यायालय की गरिमा बनाए रखना विधि के शासन का एक मूलभूत अंग है, इसलिए अवमानना कानून को संविधान के मूलभूत ढांचे को जोड़कर रखने वाला धागा भी माना जा सकता है। हालांकि अवमानना से जुड़े कानून को बदलने की भावना से उपयोग किए जाने वाले एक हथियार के रूप में उपयोग न करते हुए बेहद संभलकर उपयोग किया जाना चाहिए, परंतु केवल आलोचना की आड़ में न्यायालय की गरिमा को कम करने वाला कोई भी प्रयास दंडित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो 2018 तक भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में 96,993 सिविल अवमाननाओं के मामले तथा 583 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इस प्रकार मामलों को इतनी अधिक संख्या अवमानना कानून के निरंतर प्रासंगिकता का साक्ष्य है। इसी संदर्भ में यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की जाए तो यद्यपि इंग्लैंड में न्यायालय को कलंकित करने के लिए आधार पर अवमानना का अपराध खत्म किया जा चुका है, परंतु ऐसा वहाँ इसलिए किया गया क्योंकि न्यायालय को कलंकित करने की घटना वहाँ अंतिम बार 1931 में दर्ज की गई थी। दूसरी बात यह कि न्यायालय को कलंकित करने के अपराध इंग्लैंड में अभी भी विभिन्न कानून के अंतर्गत दंडनीय हैं। यदि भारत में इस अपराध को समाप्त किया जा सकता है तो एक विधायी अंतराल पैदा होगा, क्योंकि भारत में न्यायालय को कलंकित करने का अपराध किसी भी अन्य विधि के अधीन दंडनीय नहीं है। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि न्यायिक अवमानना को दंडित करने की न्यायालय की शक्तियां संविधान में निहित हैं और संसदीय कानूनों के माध्यम से केवल इनसे जुड़ी प्रक्रियागत बातें सुनिश्चित की गई हैं। यदि कानून को समाप्त किए जाए तब भी संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अवमानना को दंडित किया जाना जारी रहेगा और किसी प्रक्रिया की अनुपस्थिति में इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त 1971 का अवमानना कानून उच्च न्यायालय को उनके अधीनस्थ न्यायालयों को दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह भी भारत में न्याय के प्रशासन के लिए एक आवश्यक शक्ति है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्चतर न्यायालयों की अवमानना के मामले भले ही सुर्खियों में न दिखते हों, परंतु ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वह इन्हें रोकने के लिए सशक्त विधायी व्यवस्था आवश्यक है। इनके अलावा यह मांग की जाती है कि अवमानना से संबंधित न्यायालय को कलंकित करने और उसके प्राधिकार को अवनत करने जैसे शब्दों को हटा दिया जाए। इसमें पुनः कानून की स्पष्टता और बढ़ ही जाएगी तथा उस स्थिति में इनका दुरुपयोग किया जाना और भी सरल होगा। इसके अलावा 1971 के कानून में यह सुनिश्चित करने के लिए कि अवमानना से संबंधित प्रावधानों का दुरुपयोग न हो, उस परिस्थिति को परिभाषित किया गया है जो अवमानना नहीं मानी जाएगी, तथा उन स्थितियों को भी परिभाषित किया गया है जिसमें अवमानना होने पर दंडित नहीं किया जाएगा। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय मनमाने ढंग से किसी के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई नहीं कर सकते। इससे पहले उन्हें मामले को एक निर्धारित कानून पर पार्टी पर फिट बैठना होगा। इसके अलावा अवमानना से जुड़े कानून निरंतर न्यायिक कसौटी पर खरे उतरे हैं, अतः इनको समाप्त करने या बदलने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आगे की राह। अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर ने 1946 में एक मामले में निर्णय देते हुए कहा
यदि पत्रकारों व न्यायाधीश सहित सभी पुरुष देवता होते तो न्यायिक अवमानना जैसी कोई समस्या ही न होती। देवता रूपी न्यायाधीश बाहरी प्रभावों से अप्रभावित रहते व देवता रूपी पत्रकार न्यायाधीश को प्रभावित करने का प्रयत्न ही नहीं करते। अभिमानों पर दंडित करने की यह शक्ति जो कि एक समुदाय की ओर से निर्णय लेने व न्यायाधीश की सुरक्षा के लिए हमें दी गई है, यह न्यायाधीशों को मिला कोई विशेष अधिकार नहीं है। अभिमानों के लिए दंड देने की शक्ति न्यायाधीशों को व्यक्तियों के रूप में मिली सुरक्षा नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को मिली सुरक्षा है। इस वक्तत्व से यह समझा जा सकता है कि न्यायिक अवमानना को दंडित करने की व्यवस्था न्यायपालिका की गरिमा अक्षुद्र बनाए रखने की व्यापक सार्वजनिक हित को साधने के उद्देश्य की गई है। यदि शासन के अन्य अंगों पर आरोप प्रत्यारोपण लगाए जाएं तो उनसे प्रतिनिधियों को सामान्यतः सार्वजनिक मंचों पर अपना पक्ष रखने का अवसर भी मिलता है, परंतु न्यायपालिका के मामले में ऐसा नहीं है। न्यायाधीशों व न्यायपालिकाओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे उसके निर्णयों के विरुद्ध प्रतिक्रिया से अप्रभावित रहते हुए विधि व संविधान के दायरे में निर्णय देते रहें। अतः उनके लिए रक्षोपाय करना आवश्यक समझा जाता है। कानून से जुड़े विवादास्पद पहलू निरंतर बहस का हिस्सा बने रहे। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक स्वस्थ प्रक्रिया है। इसके बावजूद न्यायिक अवमानना से जुड़े कानून प्रावधानों को समाप्त करने या इनके प्रभाव कम करने जैसे कदम उठाना दीर्घकालीन रूप से याचिकाकर्ताओं व लोगों के बृहद हितों के विरुद्ध होगा। संक्षिप्त में हालिया संदर्भ। हाल ही में ख्यात वकील प्रशांत भूषण द्वारा किए गए कुछ ट्वीट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें न्यायिक अवमानना का दोषी पाया था। इसके बाद देश भर में न्यायिक अवमानना पर दंड दिए जाने का व्यवस्था पुनः चर्चा में आई। न्यायिक अवमानना से संबंधित प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 129 व अनुच्छेद न्यायालय को अनुच्छेद 215 के अंतर्गत अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के माध्यम से अवमानना के संदर्भ में व्यापक प्रक्रियागत व्यवस्था की गई है। विपक्ष के तर्क। न्यायिक अवमानना पर दंड दिया जाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। भारत में आपराधिक अवमानना का दायरा बहुत व्यापक है और इसलिए इस आधार पर किसी पर मुकदमा चलाए जाना आसान है। पक्ष के तर्क। न्यायालय की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य अवमानना संबंधी दंडात्मक प्रावधान आवश्यक हैं। भारत में अवमानना के मामलों की बड़ी संख्या कानून की प्रासंगिकता सिद्ध करती है। लेख पर आधारित संभावित प्रश्न। भारत में न्यायिक अवमानना से जुड़े कानून प्रावधानों पर चर्चा करते हुए इन्हें बनाए रखने की आवश्यकता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। थैंक यू सो मच।